हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंडरस्टैंड यूपीएससी। दिस इज राहुल। 6 नवंबर का करेंटली का एपिसोड है। सबसे पहले स्ट्रीक डे 4। आपको पता है हम क्या करते हैं, मैड के जो टारगेट्स आपको दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रीलिम्स के। आज का जो टॉपिक है वो है डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। आपके सामने क्वेश्चंस हैं, हम साथ साथ ही इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। बिफोर स्टार्टिंग आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड फ्यू थिंग्स कि डीपीएसपी जो है जस्टिसिएबल नहीं है। ठीक है। जिस तरह से फंडामेंटल राइट्स होता है, आप कोर्ट में जा सकते हो डायरेक्टली व्हेन इट कम्स टू फंडामेंटल राइट्स वायलेशन। देन सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है। थर्ड थिंग इज गवर्नेंस जो है, चाहे सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल, उसके लिए एक कह सकते हो स्टैंडर्ड सेट किया गया है थ्रू डीपीएसपी, जिसको फॉलो करते हुए हम पब्लिक वेलफेयर को अचीव कर सकते हैं। वेलफेयर स्टेट भी जो है वो डीपीएसपी के थ्रू ही हम कह सकते हैं। इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है। डीपीएसपी में उसके प्रोविजन से जिससे इंस्पायर होकर वेलफेयर स्टेट हम इंडिया को कह सकते हैं। देन वी हैव, अगर डीपीएसपी से रिलेटेड क्वेश्चंस देखो, मेरा जो एक तरह से मतलब कि एनालिसिस है इसको, इस डीपीएसपी में किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आर्टिकल्स है उसका जो मेजर प्रोविजन है, इतना डेप्थ में भी नहीं जाना, मेजर प्रोविजंस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। फाइन। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस। कुछ कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है। एक्सप्लेन करना भी नहीं पड़ेगा। एंड डेफिनेटली अटेम्प्ट करोगे ना तो स्ट्रीक डे 4 लिखना। ठीक है, मैटर करता है ये। Then we have, which part of the Constitution of India declares ideal of welfare state? Then we have the third question, under the Indian Constitution concentration of wealth violates। मैंने अभी बात करी ना कि सीधा आर्टिकल का जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है उसके बारे में पूछा जा रहा है। मैं दिखाऊंगा आपको किस आर्टिकल से, आपको अगर बहुतों को याद भी होना चाहिए। ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी, the directive principles of state policy, the right to freedom and concept of welfare. Then we have separation of judiciary। सेम बात जो मैंने अभी यहाँ की वही ये बात है। ये 2020 का क्वेश्चन है, मेरा पहला प्रीलिम्स। ठीक है। Then we have the fifth question, in the constitution of India promotion of international peace and security। सेम बात रिपीट हो रहा है। थर्ड थिंग। Then this is the sixth question, 7th, 8th, 9th। ठीक है, 9 है टोटल। चलिए, तो विच प्रिंसिपल अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज एडेड टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आपको पता है कि 47 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो डीपीएसपी है उसमें अमेंडमेंट हुई। ठीक है, हम देखेंगे कितने में हुई। तो इसमें से कौन सा है जो 42nd के थ्रू आया है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन। देख लेना ये ओरिजिनल में है या 42nd के थ्रू ऐड किया गया है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, ये सी हुआ। एंड देन डी, सिक्योरिंग लाइफ वेज एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क टू वर्कर्स। ठीक है, आप इसे अटेम्प्ट करो। Consider the following statements regarding the directive principles of state policy. The principles spell out the socio-economic democracy. करेक्ट है नहीं है आपको बताना है। The provisions contained in these principles are not enforceable। ठीक है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आर्टिकल से आ रहा है। दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। आई थिंक कह सकते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, इसको भी अगर इंक्लूड कर लो तो। आर्टिकल्स आपने अगर पढ़ा होगा तो ये कर लोगे। देन वी हैव द एट्थ क्वेश्चन, फंडामेंटल ड्यूटीज पे है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आएगा। एंड दिस वन आपको तय करना है कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज से है, राइट से है, डीपीएसपी से है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ये कहाँ मेंशन्ड है? स्ट्रेट फॉरवर्ड आया है अगर आपने आर्टिकल्स पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो स्ट्रीक डे 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन है। ठीक है, आई थिंक एक और क्वेश्चन था वो रह गया, कोई बात नहीं, इतने में ही बात करते हैं। फाइन। सो लेट अस स्टार्ट।
फर्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल टू गवर्नेंस, बिना समय गवाए आपको पता है, ठीक है, डीपीएसपी होगा। वेलफेयर स्टेट डीपीएसपी होगा, ठीक है। और वेलफेयर स्टेट जो है ना, पता है ना आपको कि हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन है उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको माना है, इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, ठीक है, वन ऑफ द एलिमेंट्स है अंडर दैट डॉक्ट्रिन, ठीक है। देन वी हैव द अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स। चलिए देखते हैं आर्टिकल 39, प्रिवेंशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, सीधा है, स्ट्रेट, ठीक है, समझ गए। सीधा जो मैं बोल रहा हूं सीधा आर्टिकल से प्रोविजन उठाया जा रहा है, मेन प्रोविजन सिंपल है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी बेसिक है, आर्टिकल 50, वेयर इज दैट, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है। देन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधे आर्टिकल के प्रोविजन से डाल दिया गया है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्या था, एक मिनट में भूल गया, अच्छा, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये आर्टिकल 51, ठीक है। एस्टैब्लिश इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी विया जो ऑनरेबल रिलेशंस लॉज ट्रीटीज एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट, ठीक है, डीपीएसपी। देन जो 6th क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज एडेड टू द डीपीएसपी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, देख लेते हैं 42nd से क्या क्या ऐड किया गया, 1, 2 एंड 3, ये 44 से किया गया, ये 97 से किया गया और 86 से किया गया, मतलब डीपीएसपी में 42nd 44 86 एंड 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू चेंज किया गया है। 42nd में 3 अमेंडमेंट्स हुए हैं, एक तो 39A फ्री लीगल एड टू पुअर, ठीक है, और इसी से NALS एक्ट 1987 में आया। देन सेकेंड वन इज पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द इंडस्ट्रीज, आर्टिकल 43A, ठीक है, ओके। एंड देन द थर्ड वन इज प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये भी 48A में एज अ 48A ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट से। तो हमें देखना है कि कौन सा इन तीनों में से है। तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ऑलरेडी था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट था, हाँ, ये 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, बिना समय वेस्ट किए सीधा प्रोविजन से क्वेश्चन पूछा गया है। सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी बिल्कुल ये प्रमोट करता है, बेसिक है। एंड आर्टिकल 37 के अकॉर्डिंग जाओ, द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट इन्फोर्सिएबल बाय एनी कोर्ट। आर्टिकल 37 DPSP आर नॉट जस्टिसिएबल येट फंडामेंटल टू गवर्नेंस, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, ये 8th है एंड देन 9th हम देखेंगे। यही था ना, हाँ। सो फंडामेंटल ड्यूटीज, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आर्टिकल से आया है। अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज देखो तो ये रहा, इसमें ये 51A एंड सब क्लॉज C जो है ना, बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम स्टेट PCS एंड UPSC में इससे क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस प्रोविजंस को और इनफैक्ट सारे प्रोविजंस को आपको पढ़ने चाहिए। जो 11th वन जो K है वो ऐड किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, और ये कब ऐड किया गया है, जो है 42nd, हाँ, स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। तो यही है, इनमें से अगर देखो आउट ऑफ दिस कौन सा एब्सर्ड लग रहा है आपको, उसको एलिमिनेट कर दो। यहाँ ऑप्शंस का इंपॉर्टेंस है, टू प्रिजर्व द रीच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, सही है। टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शन फ्रॉम सोशल इनजस्टिस, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, यस, ये तो है ही, नेहरूवियन प्रोविजन कह सकते हो। टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल, ये दो नहीं होगा, पता है आप लोगों को, दो हटाओ जहां भी हटेगा, C होगा। एंड ये 51
ए सी, क्लॉज सी, इसके अंदर आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, मतलब इसका आंसर ये होगा। फाइन, चलते हैं फिर कल के टॉपिक पे। जो हमारा मैट एक्सक्यूट प्रोग्राम है उसमें अगर देखो तो कल का टॉपिक क्या है हम देख लेते हैं आप लोगों के लिए। पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम एंड सेंटर स्टेट रिलेशंस, इंटर स्टेट रिलेशंस एंड इमरजेंसी। देखो इतने तो नहीं करेंगे कल, ये आज आप लोगों को ये टॉपिक मिला होगा आज और कल के लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम एंड सेंटर स्टेट रिलेशन, इन तीनों को कवर करूंगा। ठीक है, चलते हैं हम आज के करंटली के एपिसोड पे। हाँ, बिफोर करंटली एपिसोड मुझे ये कहना है कि कुछ बच्चे जो लगातार रेगुलर रहते हैं ना, उनके नेम्स मैं लेना चाहूँगा, मतलब काइंड ऑफ ये अप्रिसिएशन है आप लोगों के लिए। तो वी हैव रौनक, लिपिका, सदाफ, प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो जाए तो इसके लिए माफ़ी, प्रिया, ममता, जहीर, अर्जुन चौधरी, उजाला, शीना, ज्योति, वाल्मीकि, अमित, हर्षित, शिखा, आकाश, पुष्कर, ध्यानेश्वरी तौर, धन्याश्वरी, प्रतिभा, ज्योति प्रकाश, अतीश, अंजलि चौहान, हर्ष, ज्योति, भव्य पांडे एंड महीन इनामदार। ओके, और भी बहुत सारे बच्चे हैं, पियासा, एंड देयर आर सो मेनी, नाम याद नहीं आ रहा है अभी। तो आप सबको लगातार इस स्ट्रीक में पार्टिसिपेट करने के लिए बधाई, एंड इसको कंटिन्यू प्लीज़ कीजिए। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। और मैंने ये आर्टिकल इसलिए चुना है कि मैं दिखाऊंगा कि कैसे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स के थ्रू आप एक तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व करते हो, दूसरा आपका स्टैटिक भी रिवाइज होता है, एक तो PYQ डायरेक्टली सॉल्व होगा इस आर्टिकल के थ्रू। ठीक है, एंड बहुत अच्छे से मैंने इसे हाईलाइट किया है, आपको बहुत कुछ है इस आर्टिकल में। ओके, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पहला आर्टिकल है, पॉलिटी GS2, और जो प्रीलिम्स है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, PYQ का सीधा क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया। देन न्यूज में है, न्यूयॉर्क के नए मेयर बने हैं, हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन हमें होना चाहिए अवेयरनेस के लिए। देन द थर्ड आर्टिकल इज AI को लेकर है, उसको लेकर गाइडलाइंस हमारे जो रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री है उसने जारी की है, इसको देखेंगे क्या है। एंड ये GS3 के पेपर में AI रेगुलेशन जो इंडिया कर रही है, ठीक है, उसके कंटेक्स्ट में हम देख सकते हैं। तो GS3 में हम जो वैल्यू एडिशन है उस तरीके से हम इसको, इस आर्टिकल को यूज कर सकते हैं। देन वी हैव अगेन GS3 से ही एक आर्टिकल है FATF, जो है एसेट रिकवरी फ्रेमवर्क, वो इंस्पायर हुआ इंडिया से, एंड ED का बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रोल है, इसको भी देखेंगे। कौन सा प्रोविजन है, मतलब कि ED किस एक्ट के अंदर ED जो है एसेट रिकवरी करता है, उसको भी थोड़ा सा समझेंगे हम। एंड अगेन ये GS3 इंटरनल सिक्योरिटी से इसको जोड़ के हम देख सकते हैं। देन वी हैव FPI, हाईएस्ट FPI जो है ना सेल ऑफ हुआ है एक दिन में। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स हैं। द फर्स्ट वन इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इसको समझेंगे, एंड कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ। आपको अगर याद होगा तो बीटा टर्म आया था, ठीक है, कैपिटल मार्केट से। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना उसके बेसिक्स को हम समझेंगे, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट वन इज QS एशिया रैंकिंग्स, तो इंडिया का क्या पोजीशन है, जो हमारी हायर एजुकेशन हेल्थ है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट आर्टिकल। और मुझे बहुत इच्छा थी ये आर्टिकल को अच्छे से करवाने की, बहुत अच्छे से समझेंगे, एक एक चीज़ को, पहलू को समझेंगे। एंड वैल्यू एडिशन फॉर मेंस के लिए मैंने जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हैं उसको भी इंक्लूड कर लिया है, प्रीलिम्स के लिए भी होगा और मेंस के लिए भी होगा। सो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, 2022 में प्रीलिम्स में आया था, तब हम इस आर्टिकल को कवर करेंगे कि परसुएंट टू द रिपोर्ट ऑफ HN सान्याल कमिटी, द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 वाज पास्ड। ठीक है, 99% बच्चे को इसके बारे में नहीं पता होगा, हमारे बेसिक बुक में ये बहुत कम चांसेस है कि किसी ने पढ़ा होगा और उसको ये याद रहेगा। ये स्टेटमेंट एग्जाम हॉल में जो है ना, ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मुझे नहीं याद था, मेरे बेसिक सोर्स में अगर होगा भी तो इतना याद नहीं रहता, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बाद हम ये दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं इसी क्वेश्चन में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंपावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्व्स।
ये सच है नहीं है, इसको हम देखेंगे, इसी आर्टिकल से अंदाजा आपको लगेगा। देन वी हैव द थर्ड आर्टिकल, द थर्ड स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करती है, ये आपको बताना है। देन वी हैव द फोर्थ स्टेटमेंट, इन इंडिया द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या है ना, जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में मैक्सिमम लोग, मतलब मैं एक सीरियस एस्पिरेंट के पर्सपेक्टिव से कह सकता हूँ, नहीं पता होगा। तो जो बेसिक नॉलेज है ना, ये यहाँ ये 3 स्टेटमेंट में आपके बेसिक सोर्स में होगा, आपने इसे पढ़ा होगा। एक एवरेज जो सीरियस कैंडिडेट है डेफिनेटली इन तीनों के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। तो बेसिक्स को भी यूज करेंगे एंड जिस तरह से ऑप्शन सेट किए जाते हैं उसको भी देखेंगे एंड आंसर्स पे पहुंचेंगे। अभी मैं इसको रहने देता हूं, पहले हम आर्टिकल को कवर करेंगे और इतने अच्छे से इस आर्टिकल को कवर किया गया है, कोहेरेंस कह लो, हर एस्पेक्ट में इस आर्टिकल को आप देख सकते हो कि हम सीख सकते हैं इसको मेंस के आंसर राइटिंग के लिए भी। सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए? अभी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट न्यूज़ में है इसलिए क्योंकि जो चीफ जस्टिस गवाई साहब है उनके अगेंस्ट आप लोगों को बिल्कुल पता ही होगा कि कुछ इंसिडेंट्स हुए, रिमार्क्स कुछ उनके अगेंस्ट आए हैं, तो इसकी वजह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की इंपॉर्टेंस को एक तरह से इस आर्टिकल के थ्रू जो है बताया जा रहा है और क्यों ज़रूरी है इसको भी डिस्क्राइब किया जा रहा है इस आर्टिकल के थ्रू। सो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखते हैं। आर्टिकल 19(2) जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, मे बी रेस्ट्रिक्टेड ऑन ग्राउंड्स इंक्लूडिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। 19(2) में आपको पता है 19(1) के अंदर जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड बहुत सारे हैं, तो उसमें रेस्ट्रिक्शंस लग सकती है, वो एब्सोल्यूट नहीं है। तो 19(2) में कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं। वन ऑफ द प्रोविजन जो है वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो पहला 19(2) में ये लिखा हुआ है, ठीक है, मेंशन्ड है। देन आर्टिकल 129 एंड आर्टिकल 215, इन दोनों को साथ में ही पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट को 129 के अंदर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा गया है एंड हाई कोर्ट को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अंडर आर्टिकल 215 कहा गया है। अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के मतलब कि आर्टिकल जो रिस्पेक्टिवली हैं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के, उसी से डिराइव्ड होता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पावर टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, या कह लो हायर जुडिशरी को। एंड इट इज इम्प्लिसिट, क्लियरली नहीं लिखा हुआ है बट इम्प्लिसिट है, ठीक है। तो ये 3 आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। उसके बाद हम आते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, ठीक है, पार्लियामेंट ने लॉ पास किया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रोविजन है, बट कैसे किस तरह के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होते हैं, जैसे सिविल एंड क्रिमिनल, क्या किस तरह से जो है इनिशिएट किया जाएगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाने का, वो प्रॉपरली डिस्क्राइब्ड है इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, ठीक है। और ये आया, जो सान्याल है, एक कमिटी बनाई गई थी HN सान्याल 1961 में, उनके ही रिकमेंडेशन के बेसिस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 पार्लियामेंट, हमारे पार्लियामेंट ने पास किया जाता है। ये एडिशनल नॉलेज है, हमें नहीं पता इसके बारे में, अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर बात की जाए तो 2 सेक्शंस हैं, 2B एंड 2C। पहला सिविल कंटेम्प्ट है, इसमें क्या होता है, willful disobedience to any judgment, decree, direction, order, writ or other process of court or a court or a breach of undertaking given to a court। सिंपल है। तो सिविल कंटेम्प्ट में ये सारे प्रोविजंस जिसमें आप willful disobedient करते हो कोर्ट के ऑर्डर को, जजमेंट को, ठीक है, डिक्री को, डायरेक्शन जो दी जाती है, ऑर्डर जो दी जाती है, रिट जो जारी की जाती है, और अदर प्रोसेस ऑफ अ कोर्ट और ब्रीच ऑफ अंडरटेकिंग गिवन टू कोर्ट, ठीक है, जो अंडरटेकिंग आपने दी उसको तोड़ा, तो ये सिविल जो है कंटेम्प्ट के अंदर आएगा। क्रिमिनल कंटेंट अच्छे से डिफाइन है, जो सेक्शन 2C है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। क्रिमिनल कंटेम्प्ट में देखते हैं, जब कोई पब्लिकेशन करता है रिटन या ऑरल या विजिबल तरीके से, तो उनमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें हमें ध्यान रखनी है। स्कैंडलाइजेज और लोअर्स द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट ऑफ एनी कोर्ट, ठीक है, अगर वो ऐसा करता है तो जब जो अथॉरिटी होती है ना कोर्ट की, उसको डिमीन करता है, ठीक है। अगर आपकी प्रीजुडिशियस है कोर्ट को लेकर, जो जुडिशरी है हमारी, या इंटरफेयर करते हो, ठीक है, कुछ आपने पब्लिश कर दिया, अभी प्रोसीडिंग्स चल रहा है
और आपने खुद अपने मन से जजमेंट सुना दिया किसी न्यूज़पेपर ने, ठीक है, तो ये एक तरह से क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर आएगा। एंड इंटरफेयर्स विथ और ऑब्स्ट्रक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन एनी मैनर, ये 3 प्रोविजंस हैं जब आपके ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगेगा। अब इनिशिएशन कैसे होगा, ये भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में दिया हुआ है। तो एक तो कोर्ट जो है ना, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, यही दो हैं जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इनके पास पावर है। ये मतलब कि इनिशिएट कर सकते हैं खुद से, ठीक है, सो मोटो। एंड सेकेंड थिंग इज थर्ड पार्टी भी कर सकता है, मतलब मैं भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे अगर सुप्रीम कोर्ट में करना है तो अटॉर्नी जनरल, या हाई कोर्ट में करना है तो एडवोकेट जनरल की जो है परमिशन, प्रायर कंसेंट चाहिए। ठीक है, समझ गए, ये थर्ड पार्टी वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब मेजर सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट्स आए ना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर, ये हमारे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सो अश्वनी कुमार घोष वर्सेस अरविंद बोस, ठीक है, ये जजमेंट है। हेल्ड दैट द कंटेम्प्ट जुरिस्डिक्शन शुड बी एक्सरसाइज विद कॉशन एंड ओनली इफ द केसेस ऑफ क्लियर वायलेशन, उसी केस में आप इसको कर सकते हो, मतलब कि सावधानी पूर्वक इस प्रोविजन को यूज करना है। ये जजमेंट में ही आया है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ही, ठीक है। देन वी हैव अनिल रत्न सरकार वर्सेस हीरक घोष, ये 2002 का है। और देखो ये 1952 का है, तब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट नहीं आया था, आपको पता है 1971 में आया है, लेकिन प्रोविजंस तो थे ना कॉन्स्टिट्यूशन में। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास था पावर, ठीक है, दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स 129 एंड 215 के अंदर। देन जो अनिल रत्न सरकार वर्सेस हीरक घोष केस है ना, वो सेम चीज रिटरेट करता है, एंड दैट कंटेम्प्ट पावर्स मस्ट बी यूज्ड स्पेरेंगली, मतलब कि सम टाइम्स ही इसको यूज करो, ऐसा नहीं कि ये फ्रीक्वेंटली यूज होगा, इस पावर को मिस यूज भी हो सकता है ना। एम बी जया रंजन राजन वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ केरला केस, यूजिंग एब्यूसिव लैंग्वेज अगेंस्ट अ हाई कोर्ट अमाउंटेड टू क्रिमिनल कंटेम्प्ट फॉर अंडरमाइनिंग जुडिशियल अथॉरिटी एंड डिस्ट्रप्शन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। हमने क्रिमिनल कंटेम्प्ट देखा था ना, इसी प्रोविजंस को यूज करते हुए जजमेंट सुनाया गया था केरला हाई कोर्ट में। ओके, सो एमवी जयाराजन वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ केरला, ठीक है, इस केस में ये जजमेंट सुनाया गया था और क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगाया गया था। देन वी हैव द फोर्थ जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये भी सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है ना, क्योंकि हाई कोर्ट के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो यस इट विल बी ए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ 2015। और एक रिसेंट जजमेंट है, अगेन हाई कोर्ट मद्रास इसमें इन्वॉल्व है, कि रीअफर्म दैट द पर्पस ऑफ कंटेम्प्ट इज टू इंश्योर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, नॉट जो है स्ट्राइप क्रिटिसिज्म। देखो क्या होता है ना कि कोर्ट का जजमेंट आया, तो एक तो होता है कि हम डिसएग्री कर सकते हैं, बट उसकी अथॉरिटी डिमीन नहीं होनी चाहिए, इसी को लेकर, ठीक है, लोगों का विश्वास होता है, फेथ होता है, वो ब्रीच ना हो, इसी को लेकर जो है प्रोविजंस बनाए गए हैं, और जो हमारी जुडिशरी है उसको पावर दी गई है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही थीन लाइन होता है कि क्या बोलोगे, क्या पब्लिश होगा, वो कंटेम्प्ट बन जाएगा, और क्या मतलब आपको वहाँ पे कंटेम्प्ट नहीं लगेगा क्या बोलने पर। तो इसी वजह से कोर्ट ने कहा है थ्रू डिफरेंट जजमेंट्स कि हमें सावधानी पूर्वक इसे यूज करनी चाहिए, मिसयूज ना हो, ठीक है, वेरियस जजमेंट में आप इन जजमेंट्स को लिख सकते हो। देन टेक अवे क्या है कि फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशरी होनी चाहिए, परमिसेबल है। अगेन थिन लाइन है, बहुत मुश्किल है कह पाना कि मतलब कि कौन सा फेयर है कौन सा नहीं है, और इंटरप्रेट तो जुडिशरी ही करेगी ना, दिक्कत तो यही है। Then contempt arises only when such criticism obstructs justice or undermines judicial authority, ठीक है। And the last thing is कि मतलब contempt जो arise करेगा when such criticism obstructs justice or undermines जो judicial authority है, ठीक है। And the third thing is balance between जो फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए कि आप डिमीन भी नहीं कर रहे हो, और आप जो है ना परमिशल डेमोक्रेटिक वे में परमिसेबल जो होता है उस तरीके से बोल रहे हो। तो ये जो आर्टिकल था ना, एक इंडिविजुअल ने लिखा है, मतलब नॉलेजेबल पर्सन ने लिखा है, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें रिकमेंड की है, काइंड ऑफ एडिटोरियल का ये आर्टिकल है। आते हैं क्वेश्चन पे। मैंने बताया था कि इस क्वेश्चन में क्या था कि लिमिटेड नॉलेज जो है हम अपने बेसिक सोर्स से जो डिराइव करते हैं, और आजकल यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे ही सेट करता है ना, कुछ स्टेटमेंट्स आपको बिल्कुल ही नहीं पता और कुछ स्टेटमेंट्स आपके बेसिक सोर्स से आया है, तो उन दोनों में से बैलेंस बना के आपको आंसर पे पहुंचना पड़ता है।
फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, ठीक है। हम चलते हैं, इसमें से कुछ सही या गलत हमें निकालना है, ये हमारा तरीका होना चाहिए, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंपावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ देमसेल्व्स। यस, दे रखा है, अभी तो हमने पढ़ा कौन सा आर्टिकल 129 एंड 215, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, सेकंड जहां भी नहीं है वो गलत हो गया। तो अब इन दोनों में से डिसाइड करना है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस सिविल कंटेम्प्ट एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट। क्या डिफाइन करता है सुप्रीम कोर्ट? नहीं, बिल्कुल नहीं करता है। हमने कहाँ देखा ये? हमने देखा जो डेफिनेशन है सिविल एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 प्रोविजन है सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग, बट सुप्रीम कोर्ट डिफाइन नहीं कर रही है, ओके। तो थर्ड इज रॉन्ग। अब वैसे भी थर्ड वाला रॉन्ग होना ही था, ये तो वैसे भी हमने एलिमिनेट कर दिया। हमें 1A एंड B में डिसाइड करना है। इन इंडिया, फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं, द पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर्स टू मेक लॉज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है। यस, पार्लियामेंट ने ही लॉ बनाई है, तो 4 जहां भी होगा वो सही है। अगेन यहाँ पे आपको कोई नॉलेज नहीं थी, बट इन 3 स्टेटमेंट से जो आपके बुक में है, आपके बेसिक सोर्स में, ब्लू बुक में है, लक्ष्मीकांत में, वहां से आप ये डिराइव कर सकते हो। सो आंसर इज बी, ठीक है। ऐसे ही मैं करूंगा, आगे से आर्टिकल लूंगा और प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, और वैसे तो प्रैक्टिस चल ही रहा है, ठीक है। चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू नो देयर आर वेरियस एग्जाम्स ना, एक इंडिविजुअल बहुत सारे एग्जाम्स आजकल देता है, तो उसके परस्पेक्टिव से आप देख सकते हो। जोहरान ममदानी, ठीक है, इनकी माँ इंडिया से हैं, मीरा नैयर फिल्म मेकर हैं, एंड इनके पापा आई थिंक युगांडा से हैं। तो ये फर्स्ट साउथ एशियन ओरिजिन के इंडिविजुअल बनते हैं। एज इनकी 34 होगी, एंड यंगेस्ट हैं सिंस 1917। जो न्यूयॉर्क जो सिटी है उसके मेयर इनको जो है ना, डेमोक्रेटिक जो इलेक्शन हुआ था मेयर को लेकर, उसमें इनको चूज किया गया है। तो ये न्यूज में रहेगा अभी, इसीलिए मैंने ये बताया। नेक्स्ट आर्टिकल इज सेंटर्स गवर्नेंस गाइडलाइंस फॉर ऑल फॉर AI कॉल फॉर ट्रस्ट एंड सेफ्टी। सो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है ना, रिलीज किया द इंडिया AI गवर्नेंस गाइडलाइंस। अब मैं इसको क्यों पढ़ रहा हूँ, तो कोई पर्पस होगा? तो पढ़ने का एक ही रीजन है कि जब AI रेगुलेशन, इसको लेकर मेंस में बहुत क्वेश्चन आ रहा है, AI हर जगह है। तो व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट साइड ना, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है कि AI शुड बी, मतलब इस तरीके से डेवलप करना है कि वो रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। उसको यूज करे, आप इफेक्टिवली यूज करे, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज करे। तो हमारी गवर्नमेंट ना इसको लेकर गाइडलाइंस लाई है, ठीक है। और उसी गाइडलाइंस के बारे में हम पढ़ेंगे, और हम इसको यूज कर सकते हैं कि इन गाइडलाइंस के थ्रू ना हम रिस्पॉन्सिबल AI के, तो मिस यूज होता है ना AI का, अभी आपको पता ही होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ऑलरेडी आप अवेयर होंगे। तो इस जो रिपोर्ट है इंडिया AI गवर्नेंस गाइडलाइंस, ठीक है, मेटी ने रिलीज किया है, अ हैंड्स ऑफ अप्रोच टू रेगुलेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्हाइल इंश्योरिंग ट्रस्ट एंड सेफ्टी, ठीक है। रेगुलेशन इस तरीके से होगी कि हम ट्रस्ट एंड सेफ्टी दोनों इंश्योर कर सके, ओके। और इनको जो है ड्राफ्ट किया है बलरामन रविंद्रन, जो IIT मद्रास से हैं। उन्होंने इसको हेड किया था, एक पैनल बनाई गई थी। और गाइडलाइंस एम टू मेक इंडिया ए ग्लोबल रोल मॉडल फॉर AI गवर्नेंस। इम्फेसिस 7 गाइडलाइंस प्रिंसिपल हैं, याद रहे तो ठीक है, नहीं है तो इसको इग्नोर कर सकते हो। ट्रस्ट, पीपल सेंट्रिसिटी, रिस्पॉन्सिव इनोवेशन, इक्विटी, अकाउंटेबिलिटी, अंडरस्टैंड, जो LLMs हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, अंडरस्टैंडेबिलिटी, जो इसको लेकर आप बेहतर करो। आपको पता होगा लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देन सेफ्टी, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी, ये 7 प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। इस तरह से AI को हम रेगुलेट करेंगे फॉर अपकमिंग ईयर्स। एंड ये हम कोट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं कि हमारे गवर्नमेंट साइड से क्या हो रहा है, ठीक है। और ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बन सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। आगे चलते हैं, वन मोर आर्टिकल जो कि एक तरह से रिपोर्ट ही है, एंड उसमें ED का रोल हम देखेंगे। सो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, चलिए बताइए कितने मेंबर्स हैं? ओके, इंडिया है नहीं है ये बताना है, चलिए ठीक है। सो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स has released an updated asset recovery guidance and best practices document.
एसेट रिकवरी गाइडेंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस डॉक्यूमेंट रिलीज करती है। देखो ऐसे रिपोर्ट्स जो है ना पूछे जाते हैं, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऐसे रिपोर्ट्स डॉक्यूमेंट्स जो वो रिलीज करते हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप जॉट डाउन कर लेना, ठीक है। देन वी हैव, क्या पर्पस है इसको रिलीज करने का? मेजर रिफॉर्म एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग द ग्लोबल सिस्टम टू ट्रेस, फ्रीज, मैनेज एंड कॉन्फिस्केट क्रिमिनल एसेट्स। मतलब फोकस है क्रिमिनल एसेट्स का, और ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने हमारी जो बॉडी है उसने हेल्प करा है FATF का कि इस डॉक्यूमेंट को बेटर वे में ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैच करते हुए रिलीज करे। तो देखते हैं इंडिया का क्या कंट्रीब्यूशन है, कि इंडिया थ्रू द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन ड्राफ्टिंग द अपडेटेड FTA स्टैंडर्ड्स, ठीक है, इसी की बात हो रही है। It is successful cases of asset tracing, first thing, and recovery, second thing, were included as an example of best practices। देखो ED को कितना हम कुछ बोलते हैं, अब FATF चाह रहा है, वो हेल्प ले रहा है हमारी ED की, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब नेगेटिवली पोर्ट्रे भी किया जाता है ED को, तो आप इसको देख सकते हो कि ED की जो है ना इंपॉर्टेंस। देन रिफ्लेक्ट्स इंडियाज ग्रोइंग ग्लोबल क्रेडिबिलिटी इन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ये भी शो करता है, अगर ED से आप जो ओपिनियन मांग रहे हो तो ये भी शो कर रहा है। फाइनेंशियल क्राइम इन्फोर्समेंट, अब ED कहाँ से पावर डिराइव करती है? जो एसेट्स कॉन्फिस्केट ED करती है, ट्रेस करती है, फ्रीज करती है, कहाँ से पावर डिराइव करती है? मैंने सोचा इसको भी रिवाइज करा दूं। PMLA एक्ट आपको पता है 2002 सेक्शन 5 allows the enforcement directorate to provisionally attach properties suspected to be proceeds of crime for 180 days, preventing concealment or transfer during the investigation। So section 5 of the PMLA Act, जहाँ पे ED को पावर है कि जो अटैच प्रॉपर्टीज, मतलब कि प्रॉपर्टी जो है उनको अटैच कर सके, जैसे सस्पेक्टेड लोग होते हैं, और उसको जो है ना ट्रांसफर से रोक सके, मतलब जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एंड सेक्शन 8 empowers the educating authority to confirm attachment and order confiscation of such property to the central government even without criminal conviction in certain cases। मतलब इतना पावरफुल बनाया गया है कि समटाइम्स जो है कन्विक्शन जो है ना भी हुआ हो क्रिमिनल कन्विक्शन, तब भी कॉन्फिस्केट किया जा सकता है। सेक्शन 8 के अंदर ED को पावर दिया गया है अंडर PMLA एक्ट। यही दो सेक्शंस मुझे दिखाने थे। ED का रोल आप देख सकते हो यहाँ, ठीक है। एंड FATF तो प्रीलिम्स में इम्पॉर्टेंट है ही, तो उसके बेसिक्स हमने कई बार देखे, तो अभी मैंने समय नहीं गवाया, इसमें हमें नहीं गवाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। FPI जो है ना, सेल ऑफ्स बहुत ज़्यादा हुआ इंडिया में, देखते हैं। सो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैव सोल्ड 1.5 लाख करोड़ वर्थ ऑफ इंडियन स्टॉक्स एज ऑफ November 4, 2025, ठीक है, मार्किंग द लार्जेस्ट FPI सेल। चलो FPI जानते हो ना, FPI FDI का डिफरेंस। यहाँ पे ऑनरशिप जो है ना वो ट्रांसफर नहीं की जाती है, FDI में की जाती है। इसको लॉन्ग टर्म देखा जाता है, ये शॉर्ट टर्म है। लिक्विडिटी किसकी ज़्यादा है? FPI की, ठीक है। बेसिक्स है, जो हमारे स्टॉक मार्केट्स में पैसे लगाते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स, उसको आप समझ सकते हो कि वो FPI के अंदर काउंट किए जाते हैं, ठीक है। बेसिक्स बता रहा हूँ मैं। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 1.5 लाख करोड़ वर्थ का FPI जो है इंडियन स्टॉक मार्केट से निकाल लिया ऑन November 4, ठीक है, और ये 20 ईयर्स में लार्जेस्ट है। अब इसके पीछे का रीजन हम जानने की कोशिश करेंगे। उसी में दो टर्म्स है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो एंड कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ, इन दोनों को समझेंगे, ठीक है। सो एक्सपर्ट्स एट्रीब्यूट दिस टू द टेपिड ग्रोथ, कॉर्पोरेट सेविंग्स, कॉर्पोरेट अर्निंग्स, ये रहा कॉर्पोरेट ग्रोथ, अर्निंग ग्रोथ, हाई वैल्यूएशंस एंड स्लोइंग इकोनॉमिक मोमेंटम, रिड्यूसिंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन इंडियाज इक्विटी मार्केट। तो ये 3-4 रीजन्स हैं। इसी में दो टर्म्स है, मुझे ये समझाना है। फर्स्ट वन इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये क्या है? तो इट मेजर्स हाउ मच इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे पर रुपी ऑफ कंपनीज अर्निंग। सिंपल टर्म्स में मैं समझा देता हूं कि एक शेयर का प्राइस और उस शेयर के प्राइस पे कितना आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आपकी अर्निंग कितनी हो रही है, इसको बोलते हैं जो है
प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब आपने एक कंपनी के शेयर खरीदी 200 रुपीज़ का है, एंड वो जो है उस पर आपकी कितनी प्रॉफिट हो रही है, इसको प्राइस टू अर्निंग रेशियो कहा जाता है। और इंडियन स्टॉक्स आर ट्रेडिंग 22 टाइम्स देयर अर्निंग्स, जो कि बहुत हाई है, ठीक है। ये जितना बढ़ेगा उतना बेटर है, मतलब कि नीचे वाला होता है ना, डिनोमिनेटर जो इस तरीके से समझ सकते हो ना, इसको बहुत बेसिक है। तो ये 22 टाइम्स है, शोइंग दे आर रिलेटिवली एक्सपेंसिव विच डिस्करेजेज न्यू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नाउ कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ का क्या मतलब है, सिंपल मतलब है द रेट एट विच कंपनीज प्रॉफिट्स आर इंक्रीजिंग, किस रेट पे इंक्रीज कर रहा है प्रॉफिट की अर्निंग। यहाँ पे हमने क्या देखा, शेयर, 1 शेयर डिवाइडेड बाय कितनी अर्निंग हो रही है एक शेयर पे, इसको हम बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो। एंड कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ सिंपल है कि कितनी आपकी जो है प्रॉफिट का रेट है, इंक्रीज कैसे कर रहा है। इंडियाज कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स हैव बीन फ्लैट ओवर लास्ट फ्यू क्वार्टर्स, ठीक है। एक्सपर्ट्स से फॉर द रिन्यूड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इनफ्लो ईदर कॉर्पोरेट अर्निंग्स मस्ट ग्रो एट 15 to 20% एनुअली ग्रो करना चाहिए, और कर कितना रहा है, ओनली 10 to 11%। इसलिए भी वन ऑफ द रीजंस था कि जो है इतने बड़ा सेल जो हुआ मतलब इन्वेस्टर जो है ना पैसे लेके गए, मतलब अपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रखी थी 1.5 लाख करोड़ का वो लेकर गए, ठीक है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो समझ आ गया होगा, कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ समझ आ गया होगा। मैंने इसको, इस आर्टिकल को इसीलिए चुना कि बीटा एक टर्म है, इसको पूछा गया था, तो हमें थोड़ा सा बेसिक्स पता होना चाहिए स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है। और जब इतनी बड़ी सेल ऑफ हो रही है जो कि 20 ईयर्स में हाईएस्ट है, तो दे माइट आस्क यू अ क्वेश्चन, ठीक है। अब क्यूएस एशिया रैंकिंग्स हम देखेंगे, एक यूके बेस्ड कंपनी है, उसने रैंकिंग निकाली है, एंड ये रैंकिंग जो है वो एशिया की यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, उसकी क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन है उसको जज किया जा रहा है, पूरी दुनिया का यहाँ पे मेंशन नहीं है, बस एशियन यूनिवर्सिटीज़। अब अगेन यहाँ पे कंपैरिजन होगा इंडिया चाइना का 394 यूनिवर्सिटीज़ इसमें इंक्लूडेड है, टोटल जो है 1526 यूनिवर्सिटीज़ को इंक्लूड किया गया है। मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ, हम इसको क्यों जान रहे हैं, हायर एजुकेशन या एजुकेशन, अगर हमें कुछ कोट करना होता है कुछ डेटा, तो हम GS2 में जो एजुकेशन टॉपिक है उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम चांसेस हैं यूपीएससी पूछेगा, हो सकता है एक आध पूछा हो, लेकिन स्टेट पीसीएस वगैरह में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, या अगर ईपीएफओ जैसे एग्जाम दोगे तो उसमें भी ये इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो इंडिया का जो टोटल 294 यूनिवर्सिटीज़ इंक्लूडेड है इसमें 526 में से, और चाइना का 394। न्यूली जो एडेड यूनिवर्सिटीज़ कह लो इंडिया के साइड से हुई वो 132 हुई, और चाइना के साइड से 259 दिस ईयर, ठीक है। और इंडिया टॉप 100 में 7 ही यूनिवर्सिटीज़ हैं, और आईआईटी दिल्ली जो है सबसे आगे है, उसकी रैंक है 59। पहले जो थी 2025 में वो इट वाज 44th, मतलब कम होगी, डिक्लाइन हो गया। ये 2026 की रैंकिंग है, और याद रहे ये बस एशिया की है, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग एक यूके बेस्ड कंपनी है जो रैंकिंग रिलीज करती है ऐसे यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ठीक है। देन हाँ यही है, और जो अलग अलग हैं इसके बारे में इतना याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं इस रैंकिंग में, हांगकांग से हैं, सिंगापुर से हैं, मतलब चाइना या सिंगापुर कह लो, वही डोमिनेट कर रहा है। और हमारी रैंकिंग जो सबसे बेस्ट है वो है 59 आईआईटी दिल्ली का। फाइन, 7 ही यूनिवर्सिटीज़ है हमारी अंडर 100। फाइन, समझ गए, आज के लिए इतना ही है। हाँ, द डायमेंशन फैक्ट्री बहुत अच्छे से इस पर मुझे बताना है, आई विल जस्ट टेक 2 to 3 मिनट्स। पहली बात, 2 क्वेश्चंस हमने किया था उस पर डिस्कशन नहीं हुआ है, उसके आंसर्स आपने ऑलरेडी सबमिट कर दिए हमारे डेडिकेटेड ग्रुप जो 2026 का है, उसको मुझे देखना है। सेकेंड थिंग इज, अगर मैं आज भी क्वेश्चन दे देता एंड डिस्कस नहीं कर पाता तो शायद वो फेयर इनफ नहीं होता, तो आई हैव डिसाइडेड कि पहले आपकी कॉपीज में देख लूँगा, एंड देन कल से हम पॉलिटी के जो टॉपिक्स हैं उसको फिर से करेंगे, ठीक है। एक और चीज़ है कि ये इसके पीछे का क्या रीज़न है कि मैं मतलब कंटिन्यूड जो है वे में इसको नहीं करवा रहा हूँ, इसका एक ही रीज़न है कि हम 2026 अटेम्प्ट वाले के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, एंड आई एम द पार्ट ऑफ दैट प्लान।
तो इस वजह से मेरा समय ज़्यादातर समय उसमें जाता है। तो मैं कि टॉपर्स की कॉपीज़ हमें लेनी पड़ती है, देन कंटेंट आपको उसी हिसाब से तैयार करना पड़ता है, तो उतना वक्त नहीं मिल रहा है। बट अब आज से कह सकता हूँ कि आई एम फ्री एंड आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिव्यू योर कॉपी जो आपने सबमिट किया है, एंड देन कल से हम इसे रीस्टार्ट करेंगे। ठीक है, नई एनर्जी के साथ हम इसे फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। हर चीज़ के लिए धन्यवाद। एंड प्लस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, फ़ायदा हो रहा है। एंड मतलब कि अच्छा लगेगा ना, और भी लोगों को पता चलेगा। एंड ऑल्सो जितने भी लोग हैं बिल्कुल पार्टिसिपेट करो, कमेंट करो, हिचकिचाओ मत। आपको लगता है आपका समय जा रहा है, आपने जब अटेम्प्ट कर लिया, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी क्वेश्चन कर लेते हैं बट कमेंट सेक्शन में नहीं डालते हैं उसे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे कमेंट सेक्शन में उनको पोस्ट करें। ठीक है, जिससे कि आपको भी अच्छा लगेगा कि आप एक स्ट्रीक का पार्ट हैं। ठीक है, एंड आप कंटिन्यूसली करोगे ना तो उससे इनर मोटिवेशन आएगा, और साथ साथ और भी लोग देखेंगे ना, उनको भी लगेगा कि चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम भी करते हैं, इस स्ट्रीक का पार्ट होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल TDF के साथ। स्ट्रीक डे 5 होगा कल, टॉपिक्स मैंने बता दिया है। एंड जो इम्पोर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स है उसको अलाइन जैसे आज हमने किया, क्रिमिनल जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसको कितने अच्छे से हमने समझा, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देखे, देन वी सॉ